शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पीआईबी के साथ में। पीआईबी की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं फोर्टिफाइड राइस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हमें फोर्टिफिकेशन को समझना होगा। फोर्टिफिकेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डेलिब्रेटली इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, फोर्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। फोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनको बढ़ा देते हैं, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स। मिनरल में इंक्लूड है ट्रेस एलिमेंट। ठीक है, इन फूड टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड प्रोवाइड ए पब्लिक हेल्थ बेनिफिट विथ मिनिमल रिस्क टू हेल्थ। देखिए, फूड में हम क्या काम करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी है उसको हम बढ़ा सकें। भोज्य पदार्थ में यदि न्यूट्रिशन की कमी है तो यदि हम खाएंगे तो हमारे शरीर में भी न्यूट्रिशन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। इसको पूरा करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो पब्लिक हेल्थ है उसमें किसी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए फोर्टिफिकेशन करते टाइम। यदि हम राइस में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो वो बन जाता है फोर्टिफाइड राइस। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं। द फोर्टिफिकेशन फैक्टर डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 45 days, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्टोर फोर्टिफाइड राइस फॉर लॉन्ग। दिक्कत ये है कि हम फोर्टिफाइड राइस को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लाइफ यहाँ पर बता दी गई है 45 दिन। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 78.7% चिल्ड्रन और 75% इन द डिस्ट्रिक्ट। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, 78% बच्चे और 75% इन द डिस्ट्रिक्ट आर एनीमियक एंड सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ठीक है, हमारे जो ज़िले हैं उसका 75% जो हिस्सा है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ठीक है, 78% बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं। इन द फर्स्ट फेज फोर्टिफाइड राइस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बदांगी, बोबिली, इसके अलावा रामभद्रपुरम एंड तेरलाम मंडल्स। ये उस टाइम की बात है जब ये सरकार ने इस स्कीम के बारे में बेच रखा था। इसके यूज़ को लेकर के क्या बात कही गई थी, इसमें बताया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस, ठीक है, इसके बीज को मिक्स किया जाएगा 100 किलो ऑफ राइस टू राइस न्यूट्रिशनल लेवल। हम 1 किलो फोर्टिफाइड राइस को मिला रहे हैं 100 किलो चावल के साथ में। ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे और फिर बच्चों को खिलाएंगे। दिस कैन बी ऑफ पार्टिकुलर हेल्प टू पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ये खास करके उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा जो कि एनीमिया के शिकार हैं। न्यूज़ की तरफ चलें तो न्यूज़ में बताया जा रहा है हमने टारगेट रखे थे 175 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस का, उसमें से हमने 90 लाख मीट्रिक टन का जो फोर्टिफाइड राइस है उसका प्रोडक्शन हम कर चुके हैं, ऐसा कहना है केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 2023 तक 291 डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा ऐसे ज़िले जहां पर ज़्यादा डिमांड है उसको कवर किया जाएगा। 2023 तक टारगेट रखा है, हम 291 ज़िले में ये स्कीम पहुंचाएंगे और जहां पर ज़्यादा डिमांड है वहां पर इसकी सप्लाई करने वाले हैं। फोर्टिफाइड चावल बोनापल, गलगंड, IIH जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस और मस्तिष्क क्षति को रोकने में सहायता करता है। विशेषज्ञों को कहना है यह एक टिकाऊ विकल्प है, परमानेंट रहने वाला विकल्प। ठीक है, तो बोनापन, गलगंड की यदि बीमारी है, इसके अलावा थायरोटॉक्सिकोसिस, मस्तिष्क की क्षति, ठीक है, ये सारी बीमारियों को हम फोर्टिफाइड राइस से दूर कर सकते हैं। ठीक है, बोनापन, गलगंड, थायरोटॉक्सिकोसिस और मस्तिष्क की बीमारियों को हम सॉल्व कर सकते हैं फोर्टिफाइड राइस दे करके। एक पॉइंट है जो यहाँ पर बताया जाता है, देखिए
डॉक्टर यादव ने कुछ बातें बताई थी, जैसे कि रेखांकित किया कि केवल 0.01% जनसंख्या 0.01% जनसंख्या स्पेशल रूप से थैलीसीमिया मेजर से पीड़ित लोगों को फोर्टिफाइड चावल के सेवन से स्वास्थ्य जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि फोर्टिफाइड राइस यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे फ़ायदे ही फ़ायदे होने वाले, यहाँ से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि जो थैलीसीमिया के पेशेंट हैं उनको यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। इनका कहना था कि फोर्टिफाइड राइस क्रेटिनिज्म, गोइटर, IIH, मस्तिष्क की क्षति रोकना, भ्रूण व नवजात स्वास्थ्य और जनसंख्या की उत्पादन क्षमता के सुधार में सहायता करता है। ये सारे इसके फोर्टिफाइड राइस के यहाँ पर गुण बताए गए हैं कि यदि हम फोर्टिफाइड राइस का यूज़ करते हैं तो क्या क्या हमको फ़ायदा होने वाला है। क्या क्या है? क्रेटिनिज्म, गोइटर, IIH जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, मस्तिष्क की क्षति को रोकता है। इसके अलावा भ्रूण और नवजात स्वास्थ्य, यदि कोई नया छोटा बच्चा शिशु जन्म लेता है तो उसके स्वास्थ्य को भी इसके माध्यम से सुधारा जा सकता है। वैश्विक लेवल पर देखें तो 200 करोड़ से अधिक लोगों में कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। 160 करोड़ लोगों को एनीमिया है। 50% से ज़्यादा लोगों में आयरन की कमी है। हर साल 2,60,100 गर्भधारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसको NTD कहते हैं, से प्रभावित होना और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, ये सब मृत्यु, रुग्णता मतलब रोग लग जाना, निम्न मानव विकास होना, ये के लिए महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु का कारण ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाना, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य डाउन होना। तो ये जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए हैं वे वर्ल्ड लेवल पर दिए गए हैं। कितने लोगों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, कितने लोग एनीमिया का शिकार हैं, 160 करोड़ लोग। ठीक है, 200 करोड़ लोग कैसे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों की उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है। इसके अलावा आयरन की कमी 50% लोगों को है और हर साल 2,60,000 लोग NTD से प्रभावित होते हैं। स्टार्टिंग में जब इस स्कीम को लाया गया था तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कहते हैं, PDS प्रणाली, PDS सिस्टम के अंतर्गत सरकार चाहती थी कि इस चावल का वितरण किया जाए। 2019-20 से लेकर के 3 साल का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करने के लिए 11 राज्यों ने, ठीक है, अपने चिन्हित जिलों, मतलब कि हर राज्य में एक जिला में फोर्टिफाइड चावल का सफलतापूर्वक वितरण किया था। अब जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था इसकी अवधि थी 31 मार्च 2022 तक। इसके तहत लगभग 4.3 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस का वितरण किया गया था। PIB की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। न्यूज़ में बताया गया भगवान बुद्ध के 4 कपिलवस्तु के पवित्र अवशेष आज 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया पहुँचे। आज का मतलब यहाँ पर क्या है, हम चूँकि आज का PIB देख जरूर रहे हैं, आज ज़रूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये हम कल का PIB न्यूज़ डिस्कस करते हैं। जैसे कि आज 14 तारीख है तो हम ये 13 तारीख का PIB का न्यूज़ डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज हम टोटल पूरी खबरें तो नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम कल की पूरी देख लेते हैं। ठीक है, अब आज की इसलिए नहीं देख पाएंगे क्योंकि डेली हर घंटे में PIB अपडेट करते रहता है, जबकि हमें तो पूरे सुबह से लेकर के शाम तक की खबर पढ़ना है ना। इसलिए भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें हम कवर करेंगे भगवान बुद्ध की लाइफ स्टाइल के बारे में और बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट। देखिए, बौद्ध धर्म भारतीय उपमहाद्वीप से शुरू होने वाले विश्व के प्रमुख धर्मों से एक धर्म माना जाता है, बौद्ध धर्म। आज के टाइम में दक्षिण पूर्व एशिया के बड़े भाग में यह फैल चुका है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी है, जिन्हें हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म में परंपरा, धारणा, प्रथा, इनका श्रेय बुद्ध को देते हैं। ईसाई, इस्लाम, हिंदू धर्मों के बाद ये विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ठीक है,
किस प्रकार से यहाँ नंबरिंग की गई है? पहले नंबर पर यहाँ बताया गया है ईसाई, ठीक है, ईसाई को बताया गया है। इसके बाद बताया गया है सेकंड नंबर पर इस्लाम, ठीक है। इसके बाद हिंदू धर्म आ जाता है और चौथे नंबर पर आता है बौद्ध धर्म। तो जो बौद्ध धर्म का स्थान है वो चौथा नंबर का है। ईसाई, इस्लाम, हिंदू और बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति सिद्धार्थ की कहानी से जुड़ी मानी जाती है। चौथे नंबर का यह सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। विश्व की लगभग 7% जनसंख्या ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया है और भारत की 0.7% जनसंख्या, मतलब 8.5 लाख लोग, जिनमें से ज़्यादातर महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है। बुद्ध के संबंध में कुछ बातें कही जाती हैं, जैसे कि इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जगह का नाम था लुम्बिनी, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं आज के टाइम में नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में सिद्धार्थ गौतम के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था माया, ठीक है, और पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन। और इनके जो पिता थे सा के राज के राजा थे और क्षत्रिय जाति के थे। उनका जन्म वैशाख पूर्णिमा के शुभ दिन को हुआ। फिर इनकी शादी हो जाती है यशोधरा के साथ में। इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम था राहुल, ठीक है। 29 साल की आयु में उन्होंने अपने घोड़े कंथक, घोड़े का नाम भी यहाँ पर बताया गया, घोड़े का नाम था कंथक, इस पर सवार होकर अपने सारथी चन्ना, अकेले नहीं गए थे, घोड़ा गया था कंथक और सारथी गया था चन्ना के साथ सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया था। 6 साल तक एक भिखारी सी जैसे भटकते रहे। इसके बाद गया मतलब बिहार आए, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक वस्तु पर चिंतन किया था और स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। यहीं पर उनको सत्य मतलब प्रसन्नता के रहस्य की अनुभूति हुई थी और 35 वर्ष की आयु में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें आत्मज्ञान, जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, इसकी प्राप्ति हुई और यहीं से फिर वे बन जाते हैं बुद्ध, मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति। बोध गया में निर्वाण प्राप्त करने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रवचन अपने 5 साथियों को वाराणसी के निकट सारनाथ के मृग पार्क में दिया था, ठीक है। कौन से पार्क में? मृग पार्क। ये है मृग पार्क। यहाँ पर सबसे पहला उन्होंने अपना प्रवचन दिया था 5 लोगों को, अपने 5 साथियों को। इसी घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म के अंतर्गत अपनाए गए 3 रत्नों के नाम है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति, धम्म मतलब बुद्ध की शिक्षाएं या सिद्धांत, और संघ का मतलब होता है समूह। तीनों रत्नों में से बुद्ध द्वारा पहला धर्मोपदेश देने के समय संघ की अवधारणा प्रारंभ की गई थी। उनके 5 साथी एक संघ बन गए थे, ठीक। 5 लोगों ने मिलकर के एक संघ बनाया था। और लास्ट में देख लेते हैं इनकी मृत्यु को। तो बुद्ध को महानिर्वाण मतलब मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मल्ल जनपद हुआ, महाजनपद हुआ करता था उस टाइम में। 80 साल की आयु में इनकी डेथ होती है 483 ईसा पूर्व। ये कहा जाता है कि उनके जीवन का अधिकांश भाग राजा बिंबिसार के समकालीन और अंतिम वर्ष हर्यक वंश के अजातशत्रु के समकालीन माना जाता। लास्ट में अजातशत्रु थे और ज़्यादातर जो लाइफ का हिस्सा था उस टाइम में राजा बिंबिसार हुआ करते थे। द हिंदू की पहली खबर हम देखेंगे इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन जिसको हम मुद्रास्फीति, नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में हम महंगाई बोलते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन जब भी आती है तो उसको आप 2 तरीके से समझिए। इन्फ्लेशन मतलब वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं। और दूसरा, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना है कि मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। इसी मनी की सप्लाई को फिर आरबीआई कंट्रोल करता है रिटेल इन्फ्लेशन को देखते हुए, ठीक है। तो जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि पार्टिकुलर टाइम पीरियड में वस्तुओं के दाम में वृद्धि हो रही है।
केवल एक वस्तुओं के दाम में यदि वृद्धि हो रही है तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते हैं। यदि बहुत सारी वस्तुओं के दाम में एक साथ वृद्धि हो रही है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दोनों टाइप की हो सकती है, इन्फ्लेशन गिरावट वाली भी हो सकती है और इन्फ्लेशन बढ़ने वाली भी हो सकती है। जब कभी भी इन्फ्लेशन या फिर महंगाई होती है तो आप देखते हैं जहां आप 100 रुपये में पहले लगभग 1.5 लीटर पेट्रोल ले लेते थे तो आज 100 रुपये में 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं आ रहा है। मतलब आपका जो 100 रुपये है उसकी जो रियल वैल्यू है वो गिर गई है। तो इसमें हमें लॉस ऑफ रियल वैल्यू देखने को मिलता है। रियल वैल्यू का लॉस होता है इन द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट विद इन द इकोनॉमी। देखिए, करेंसी की एक यूनिट में जितनी भी आप सेवाएं खरीदते थे अब उससे आपको कम ही सेवाएं मिल पाएंगी। ये होती है इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन को मापने के लिए दो तरह के इंडेक्स हम यूज़ करते हैं, एक होता है CPI और दूसरा होता है WPI। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, CPI जो रहता है ग्राहक के लेवल पर वस्तुओं के दामों में जो महंगाई हो रही है उसको बताता है, और जो WPI होता है वो थोक मूल्य को बताता है कि जो होलसेल मार्केट होता है, जैसे कि सब्जी मंडी में आप जाओगे वहाँ वस्तुएं होलसेल प्राइस में मिलती हैं तो उस मंडी में महंगाई कितनी है, ठीक है, वस्तुओं के दामों में कितनी बढ़ोतरी हुई उसको बताता है WPI। RBI को ये टारगेट दिया गया है कि आप महंगाई को 4 ± 2, ठीक है, इतना टारगेट आप बना के रखिए। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगाई बढ़ कर के 6% होना चाहिए और घट कर के लोवेस्ट 2% होना चाहिए। ठीक है, RBI को ये टारगेट दिया गया है। इस एप्रोप्रिएट फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, कब तक के लिए दिया गया है ये? 2021 से लेकर के 2025 तक का ये टारगेट है। तो इन्फ्लेशन को भी अलग अलग टाइम में बांट दिया गया है, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके अंतर्गत यदि डिमांड बढ़ गई है और वस्तुएं लिमिटेड हैं, ठीक है, तो उस टाइम में फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इस कंडीशन में मान के चलिए किसी दुकानदार के पास में 10 पेन हैं, ठीक है, अब एक साथ यदि देख रहा है कि उसके पास भीड़ लग गई है ग्राहकों की, डिमांड बढ़ गई है, बहुत सारे ग्राहक आ गए, मात्र उसके पास तो 10 ही पेन है, तो वो क्या काम कर देगा, वो मार्केट को देखते हुए अपने प्राइस को इंक्रीज़ कर देगा, 10 की जगह 20 रुपया ले लेगा और अपने पेन को बेचेगा। तो इसको हम कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ऐसी इकोनॉमी जो बढ़ रही है, या फिर इंक्रीज़ इन द सप्लाई ऑफ मनी, मार्केट में मनी की मात्रा बढ़ जाए। जब लोगों के हाथ में, सबके हाथ में पैसा आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, चले जाएंगे ना मार्केट ख़रीदने के लिए और डिमांड बढ़ा देंगे वो, यही एक रीज़न होता है। तो जब कंज्यूमर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, दे स्पेंड मोर मनी एंड टेक मोर डेब्ट, और भी ज़्यादा कर्जा लेते जाते हैं, चलो कर्जा लेके ही खर्चा करते हैं, कार खरीदते हैं, घर लेते हैं। दिस लेड टू ए स्टेडी इंक्रीज इन द डिमांड, इसी से डिमांड बढ़ती है, विच मीन्स हायर प्राइजेस, जिसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, प्राइजेस भी हायर होने वाले हैं। भारत सरकार के पास यदि फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है, इसके चलते चलते भी सडन राइज देखने को पड़ता है हमको एक्सपोर्ट फोर्सेस एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व। इसके अलावा गवर्नमेंट यदि खर्चा करना जब चालू कर देती है, ठीक है, उस टाइम में भी ये डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड के चलते चलते फिर इन्फ्लेशन होती है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब यदि कोई कंपनी चला रहा है कोई व्यक्ति, उसके वर्कर ज़्यादा वेजेस की मांग करने लग जाते हैं, तो वो क्या काम करेगा, अपनी जो वस्तुओं का उत्पादन है उसको बढ़ा देगा। सरकार यदि टैक्स बढ़ा दे रही है तो वो क्या काम करेगा, वस्तुओं में अपनी चीज़ों को टैक्स ऐड कर देगा। तो इस प्रकार से कॉस्ट में ही जब वृद्धि हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन। एक होता है बिल्ड इन इन्फ्लेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन्वॉल्व ए हाई डिमांड फॉर वेजेस बाय द वर्कर।
यहाँ पर जो है वो होती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जब वर्कर लोग ज़्यादा सैलरी की डिमांड करना चालू कर देते, विच द फर्म एड्रेस बाय द इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर द कस्टमर। इस यदि उसको ज़्यादा सैलरी दे रही है तो चीज़ें भी वो महंगी बेचेगी। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आरबीआई के साथ में बैठक होती मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी है अभी, मतलब कि इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा है, पैसे की मात्रा, पैसा का प्रवाह यदि ज़्यादा है तो आरबीआई क्या काम करता, मार्केट से पैसा अपनी तरफ खींचना चालू कर देता, और उसको लगता है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है तो वो मार्केट में पैसे को प्रवाहित करना चालू कर देता है, मतलब बैंकों को बोलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा दो, और जब महंगाई होती है तो उस टाइम में वो बैंकों को मना करता है, कहता है कि आप कर्जा ज़्यादा मत दो, मार्केट में ऑलरेडी पैसा, यदि आप कर्जा दोगे तो मनी का प्रवाह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई अपने पास मनी रखना चालू कर देता है। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों ही अलग अलग चीज़ होती हैं। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है टैक्सेशन, स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट एंड बोरोइंग। ठीक है, इसमें सरकार का जो टैक्स सिस्टम है वो वर्णन है, इसके अलावा सरकार क्या खर्च कर रही है, क्या उधार ले रही है, उसका वर्णन किया जाता है फिजिकल पॉलिसी में। रिटेल इन्फ्लेशन की जानकारी यहाँ पर दी गई है कि रिटेल इन्फ्लेशन में खुदरा महंगाई में कमी आई है, वो घट कर के 7% पर हो गई है। वेजिटेबल्स में जो प्राइस राइसेस हुआ है वो हमको देखने को मिला है 18.3% का। इसके अलावा शहर में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ कर के 8.2% हो गई है। इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड हुई है, हल्की सी कम हुई है, मार्जिनली आ गई है 7% पर इन मई के महीना में, फ्रॉम द नियरली 8 ईयर हाई। पिछले 8 साल में एकदम हाईएस्ट रही थी 7.79% अप्रैल के महीने में, रिफ्लेक्टिंग ए परसिस्टेंट अपटिक ऑफ ओवर 6%। आरबीआई तो कहता है हम 6% से ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वो 6 को भी क्रॉस कर गई थी, 7 को भी क्रॉस कर गई थी। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय द रूरल कंज्यूमर फेल टू 7.01%। गाँव की तरफ में जो ग्रामीण लोग हैं इन्फ्लेशन फेस कर रहे थे, वहाँ कुछ गिरावट देखने को मिली है मई के महीने में, 8.38% थी अप्रैल में। वहीं यदि हम बात कर लें अर्बन एरियाज़ की, द पेस ऑफ प्राइस राइज वाज वर्चुअली फ्लैट मंथ ऑन मंथ, मूविंग फ्रॉम 7.09% इन अप्रैल टू 7.08 इन मई। 7 अप्रैल में भी उतनी ही रही, मई में भी उतनी ही रही। रीज़न भी आप जानते ही हैं कि जिस प्रकार से टमाटर महंगा हुआ है, ठीक है, एकदम शार्प राइज देख रहे हैं हम प्राइस। इसके अलावा आलू भी महंगा हो गया है। राइज द इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल, सब्जियां महंगी चल रही हैं। इसके अलावा जो गेहूं और राइस का प्राइस है ना, ये भी हाई हो गया है, इसी के चलते चलते इन्फ्लेशन हमें देखने को मिली थी। केयर रेटिंग सेड फूड रिमेंड द मेन इन्फ्लेशन ड्राइवर। केयर रेटिंग का कहना है कि इन्फ्लेशन का मेन रीजन बनने वाला है फूड इन्फ्लेशन, विथ ए नियरली 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और इसका सहयोग 50% का रहने वाला है। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ईडी से ये न्यूज़ रिलेट करती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी भी कहें तो प्रवर्तन निदेशालय जिसको हम कहते हैं। ठीक है, देखो इकोनॉमिक जो अपराध होते हैं, मतलब जहाँ पर भी पैसे का लेन देन हो रहा है, पैसा की धोखाधड़ी हो रहा है, उनसे संबंधित मामलों को देखने का काम करता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। मतलब कि ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, इन्फोर्स करती है इकोनॉमिक लॉ को और फाइट करती है इकोनॉमिक क्राइम जो भी इंडिया में हो रहे हैं उनसे। It functions under aegis of Department of Revenue, Union Ministry of Finance। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत में ये काम करती है। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज इन्फोर्समेंट ऑफ 2 की एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इसका काम है कि जो सरकार के दो प्रमुख एक्ट हैं उनको लागू करना। पहला है फेमा और दूसरा है PMLA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, दोनों को लागू करवाने का काम करता है। टू चेक मनी लॉन्ड्रिंग बाई कर ब्लैक मनी एंड हवाला ट्रेडिस केसेस, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकथाम करती है ये, ठीक है। ब्लैक मनी की जो सप्लाई हो रही है उसको रोकना, और जो हवाला का ट्रेड होता है उसको भी रोकना। इसके कंपोजिशन में यदि हम देखें तो इसमें इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर रहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस के कुछ ऑफिसर रहेंगे, इसके अलावा द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IRS और IPS सब लोग इसमें शामिल होते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इन द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स के एक डिपार्टमेंट के रूप में, इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में 1956 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेन्योर की यदि हम बात करें ED के डायरेक्टोरेट की, ठीक है, कि कितना इसका टेन्योर रहता है, तो ED का जो कार्यकाल है वो एक्सटेंड कर दिया गया फ्रॉम 2 ईयर से 5 ईयर्स, 2 साल से 5 साल इसके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। द चेंज इन टेन्योर ऑफ ED डायरेक्टर वाज डन बाय अमेंडिंग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन किया गया और यहीं से इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। और जो ED डायरेक्टर रहता है इसको अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, पहले 2 साल के लिए इसको अपॉइंट किया जाता था। बट इफ़ नीडेड द टेन्योर कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 मोर ईयर्स, लेकिन यदि ज़रूरी लगता है सरकार को तो उसका टेन्योर 3 साल बढ़ाया जा सकता है। दिस विल रिक्वायर 3 सेपरेट एनुअल एक्सटेंशन, इसमें भी 1-1 साल करके बढ़ावा मिलेगा। हाउएवर नो एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड टू ED चीफ आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, लेकिन 5 साल के बाद किसी प्रकार का टेन्योर बढ़ाया नहीं जा सकता है। ED से रिलेटेड कोई खास न्यूज़ तो नहीं आई है। न्यूज़ आई है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, ठीक है, नेशनल हेराल्ड केस में ED ने इनको बुलावा लिया है, ठीक है। ED ने इनको बुलाया है जांच पड़ताल के लिए। तो अभी तो राहुल गांधी गए हैं, अभी सोनिया गांधी नहीं जा पाई हैं। बताया जा रहा है कि ED ने राहुल गांधी से 15 क्वेश्चन करे थे, और कल जब इनको ED ने अपने दफ्तर पर बुलाया था तो कांग्रेस के कितने सारे कार्यकर्ता लोग उनके विरोध में खड़े हुए थे, ED के दफ्तरों का घेराव किया था। तो सरकार का कहना है कि आप कुल मिलाकर के ED पर दबाव डाल रहे हो, जांच एजेंसी पर। और कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि जो ED है वो सरकार की, केंद्र सरकार की कठपुतली के रूप में काम करती। केंद्र सरकार चाहे जिसके ऊपर ED की रेड मरवा सकती है, ऐसा उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। एक्सप्लेनर वाले पेज पर यदि हम चलें तो वहाँ पर समझाने की कोशिश करी जा रही है सरकार जिस प्रकार से दंगाइयों के घरों को बुलडोज़र से तोड़ रही है उसको लेकर के क्या भारत के नियम है और क्या इंटरनेशनल लॉ हैं, इसको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जाती है। तो जो हाउसिंग का राइट होता है वो न केवल फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर आर्टिकल 21 हमारे संविधान में, इसके अलावा इसको वेल डॉक्यूमेंटेड किया गया है कहाँ पर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में, और जो कि इंडिया के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। इंडिया को इस इंटरनेशनल लॉ को बाध्य मानना पड़ेगा और इसके लिए इंडिया बाध्य है। इंटरनेशनल लॉ आल्सो प्रोहिबिट्स आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस इन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी। आप गलत तरीके से इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पर क्या नहीं कर सकते, आर्बिट्ररी रूप से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, ऐसा कहता है इंटरनेशनल लॉ। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए आर्टिकल 12, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहता है नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विथ हिज प्राइवेसी, फैमिली, होम, जिसको करस्पॉन्डेंस बोल रहे हैं,
नॉर टू अटैक अपॉन हिज ऑनर एंड रेपुटेशन। मतलब कि हम उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं कर सकते, ठीक है, फैमिली, होम, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ जिससे उसके सम्मान को धक्का पहुँचे या फिर उसकी रेपुटेशन कम होता हो, ऐसा कहता है आर्टिकल 12 इंटरनेशनल लॉ का। जो कि ऊपर के जो आइडेंटिफाइड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हैं, ये जो है ना जुडिशली में इनकॉर्पोरेटेड किए गए हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनटू द लीगल सिस्टम। इसीलिए जो बुलडोजिंग ऑफ हाउसेस ऑफ द एलिग रियोटर अमाउंट टू फोर्स्ड इविक्शन एंड आर्बिट्ररी इंटरफेरेंस विद एन इंडिविजुअल्स होम विच इज़ ए ब्रीच ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लॉ। तो इस प्रकार से जो घर गिराए जा रहे वाले वो दोनों का ही उल्लंघन करते हैं, एक तो नेशनल लॉ और दूसरा इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 25 क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ का, UDHR का, हर किसी को अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार है, जिसमें भोजन, कपड़ा, आवास और चिकित्सा शामिल है, ठीक है। इसी तरह से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अनुच्छेद 11 का 1 पर्याप्त भोजन, कपड़े और आवास सहित अपने और अपने परिवार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के लिए निरंतर सुधार के लिए सभी अधिकार को मान्यता देता रहता है। और जिस आर्टिकल 12 में हम कह रहे हैं कि आप किसी की प्रॉपर्टी में इस प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उस व्यक्ति को भी ये अधिकार देता है। यदि उसके घर को कोई बुलडोजर से गिराता है तो एवरीवन हैज़ द राइट टू द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट सच इंटरफेरेंस और अटैक। इस प्रकार से यदि इंटरफेरेंस हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं कानून से। This same right is also provided under Article 17 of the International Convention on Civil and Political Rights ICCPR। आर्टिकल 17 भी इसी प्रकार के अधिकार लोगों को देता है। आर्टिकल 17 प्रोवाइड करता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है हैज़ राइट टू ओन प्रॉपर्टी। मुझे भी, आपको भी, सभी को प्रॉपर्टी का अधिकारी बनाता है। एलोन एज वेल एज इन एसोसिएशन विथ अदर्स। आप अकेले नहीं, बहुत से लोगों के साथ भी मिलकर के आप इसके अधिकारी बन सकते हैं। दैट नो वन शैल बी आर्बिट्रली डिप्रीव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी। और इस प्रकार से आर्बिट्रली रूप से आप उसको उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं। Thus, arbitrary interference with an individual's property is a gross violation of the ICCPR। यदि सरकार इस प्रकार से बेदखली कर रही है या फिर उनके घरों को ढहा रही है, तो इंटरनेशनल कानून जो बने हैं उनसे आप तभी बच पाओगे जब आप ये दिखा सको कि जबरन जो बेदखली की गई है वो कानून के अनुसार है और मानव अधिकार अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार ही है। साथ ही अन्य आवश्यकताएं जैसे कि क्या राज्य सरकार की कार्यवाही ज़रूरी थी, और इसके अलावा आपको एक रेशियो में जांच भी करनी होगी। ये संभावना नहीं है कि इस प्रकार से जो बेदखली की गई है कि समय को देखते हुए इन जबरन बेदखली कानून का कानूनी रूप से बचाव हो सके। और यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, ये आश्चर्य वाली बात है, यदि ये विध्वंस अवैध अतिक्रमण के खिलाफ थे तो क्या अधिकारियों को दंगों के दिन बेदखली का आदेश मिला था, या उनके पास बेदखली का कागज था लेकिन दंगों के बाद ही कार्रवाई करने का फैसला क्यों लिया गया? साथ ही क्या बेदखली के आदेश मुस्लिम इलाके तक ही सीमित थे कि आप खाली यदि घर तोड़ ही रहे हो तो मुस्लिम एरिया में चले जाओ और मुसलमानों के घरों को तोड़ो?